फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफ्र पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मालूम नहीं तुम लोग पहले कहाँ थे। अरसा दराज से कोई डंक का मद्दे मुकाबिल नहीं मिला था। अब तुमसे मुकाबला करने में लुत्फ आएगा। सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करो मिस्टर नॉर्मन, उसने तहकीर आमेज लहजे में कहा। तुम हमसे क्या मुकाबला करोगे? हम तुम्हें हाथ पैर मारने तक की मोहलत नहीं देंगे। मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, मैंने बड़े सुकून से कहा। लेकिन मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा। वो क्या मिस्टर नॉर्मन? वो ये कि मेरे मद्दे मुकाबिल बुज़दिल थे। मुझे सिर्फ बहादुरों से ही मुकाबला करके लुत्फ आता है। इस मुकाबले के नतीजे से ही ये फैसला होगा कि कौन बुज़दिल है और कौन बहादुर है। छुप कर वार करने वाले को तो किसी भी हाल में बहादुर नहीं कहा जा सकता, मैंने तंजिया लहजे में कहा। हमारा खून बहुत ठंडा है मिस्टर नॉर्मन शैलोफ। हम गधे नहीं हैं कि तुम्हारी बातों में आकर खुद को जाहिर कर देंगे, अपने हरबे किसी और पर आजमाना। मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। इसके बावजूद मेरा तुमसे वादा है, पहले तुम्हें रोशनी में लाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा। मेरी बात ने मालूम नहीं क्या असर किया था कि सन्नाटा छा गया। मैं समझा कि शायद राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। हेलो, क्या सो गए? मैंने कहा। नहीं, लेकिन तुमने उलझाव पैदा कर दिया है। हमें रोशनी में लाने से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो और मुझसे तुम्हें क्या दुश्मनी है। हमारा उसूल भी यही है मिस्टर नॉर्मन कि हम किसी को उस वक्त तक कत्ल नहीं करते जब तक कि उसकी असलियत से बाखबर न हो जाएं। तुमने अपनी जिंदगी के लम्हात थोड़े से तवील कर लिए हैं। अब हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी हकीकत क्या है। उसकी बात खासी हैरान कुन थी, मगर मैंने जरा सी भी हैरत जाहिर नहीं की और एक कहा लगाया। कमाल है, जब मैं नॉर्मन शैलोफ होने से इनकार कर रहा था तो तुम मुसर थे कि मैं नॉर्मन शैलोफ ही हूँ, और अब जब कि मैंने तुम्हारी बात तस्लीम कर ली है तो तुम मेरी असलियत जानना चाहते हो। कहीं तुम मेरे साथ मुसखरापन तो नहीं कर रहे हो? नॉर्मन शैलोफ के अलावा सब कुछ हो सकते हो और ये मालूम करना हमारा काम है कि तुम दरअसल कौन हो। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने एक तवील सांस लेकर रिसीवर क्रैडल पर वापस रखा। सोनिया बड़ी बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी। गुफ्तगू के दौरान अपने लिए तुमने कौन सा नाम इस्तेमाल किया था? उसने पूछा। ये वो नाम है जो उन लोगों ने मुझे दिया था। मैंने तरदीद करने की कोशिश की तो वो माने नहीं थे और अब खुद ही मुझ पर शुबे का इजहार कर रहे हैं। मैंने ये सोचकर तुम्हें पनाह देना कबूल कर लिया था कि तुम मेरे किसी काम आ जाओगे, मगर तुम तो खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। किसी और के क्या काम आ सकते हो? मैं क्या करूं? उनके सामने गगियाऊं? उनसे रहम की भीख तलब करूं? क्या चाहती हो तुम? मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। दोनों तरफ इंतहा पसंदी। वो बेबसी से बोली। माकूलियत से भी तो बात की जा सकती है। चैलेंज बाजी करने की क्या जरूरत है? वो जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खौफजदा करना चाहते हैं ताकि मुझ पर हमला करें तो मैं मुजाहमत तक करने के काबिल न रह जाऊं। लेकिन वो नहीं जानते कि इस चक्कर में उन्होंने अपना कितना नुकसान कर लिया है। अगर उन्होंने ये हरकतें ना की होती तो शायद वो कामयाब हो जाते, मगर अब नहीं हो सकेंगे। उन्होंने क्या हरकतें की हैं? तुम्हें फोन ही तो किया है, और वो भी कुछ नाकाबिले यकीन इतलात फराहम करने के लिए। इस बार मालूम है वो क्या कह रहे थे? मैंने सोनिया को गौर से देखते हुए कहा। वो कह रहे थे कि मैं पुलिस को सिर्फ तुम्हारे ताउन की वजह से जुल्म देने में कामयाब हो सका हूँ। क्या? सोनिया हैरत से उछल पड़ी। क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था? हाँ, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था। वो तुमसे अच्छी तरह वाकिफ मालूम होते हैं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा। बात वाकई इतनी गैर मामूली है कि इस पर झूठ का ही गुमान गुजरता है। अब अगर कोई फोन आए तो तुम खुद बात कर लेना। मैं जरूर बात करूंगी। जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितने पानी में है। तुम्हें मायूसी होगी। मैंने महसूस किया है कि जो शख्स दूसरी तरफ से बात करता है वो आवाज बदल कर बोलता है, लिहाजा अगर तुम उससे वाकिफ होगी तो भी शिनाख्त नहीं कर सकोगी। मैं उसे शिनाख्त कर सकूं या ना कर सकूं, उससे बात जरूर करूंगी। सोनिया ने सर झटक कर कहा। जरूर करना, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उनके बारे में सरसरी सा एक अंदाजा कायम कर लिया है। मैं तुम्हें तरतीब से सारी बातें बताता हूँ।
उसके बाद तुम खुद भी कोई फैसला कर सकोगी। ये लोग आर्थर के बंगले में घुसे और उसे कत्ल करके फरार हो गए। फरार होने के लिए उन्होंने कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? सोनिया ने मेरी बात काट कर कहा, मैं वहीं मौजूद था। अगर ये लोग किसी गाड़ी में फरार होते तो मैं गाड़ी की आवाज जरूर सुनता। तो पहली बात ये जहन में रखो कि उन्होंने फरार होने के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। ये एक गैर मामूली बात है। जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये लोग वहाँ घुसे थे उसके पेश नजर ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये ऐसी गलती भी कर सकते हैं। खैर, दूसरी बात ये कि मैं उस बंगले में अकबी दीवार से कूदा था। जिस वक्त कूदा था उस वक्त अकबी गली सुनसान पड़ी थी। उसके बाद जब मैं तुम्हारे साथ बंगले के अंदर दाखिल हो गया तो उन्होंने फोन करके मुझे मरूब करने की कोशिश की। फिर जब यहाँ पुलिस आई तो उन्हें यह भी मालूम था और उनसे ये बात भी पोशीदा नहीं थी कि तफ्तीश करने एक सब इंस्पेक्टर आया है। इसके अलावा वो तुम्हारे नाम से भी वाकिफ हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारा पेशा भी उनसे पोशीदा नहीं होगा। इन सब बातों से तो कुछ भी जाहिर नहीं होता। सोनिया ने कहा, तुमने तो पुरानी बातें दोहरा दी, नई बात कोई भी नहीं की। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मुझे इस बंगले में कूदते हुए देख लिया गया था, फिर तुम्हारे साथ यहाँ दाखिल होते हुए भी देखा गया। फोन पर जितने यकीन से बात की गई उससे मालूम होता है कि इस बंगले का खाली होना उन लोगों के इल्म में था, वरना रिसीवर कोई और भी उठा सकता था। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर और पुलिस की तलाशी से आगाही भी यही जाहिर करती है। नतीजा तो अब भी कोई बरामद नहीं हुआ। सोनिया ने मायूसाना लहजे में कहा, इस हद तक तो नतीजा बरामद हो चुका है कि वो लोग सामने वाली लाइन के किसी बंगले में मौजूद हैं। मैंने कहा और सोनिया उछल पड़ी, ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं खौफ की वजह से सो भी नहीं सकूंगी। तुम क्या समझती हो कि इतनी बातें जादू के जोर से उनके इल्म में आ गई होंगी, या उनके कब्जे में कोई मोकल वगैरह हैं जिनके जरिए वो मालूमात हासिल कर रहे हैं? सामने वाले किसी भी बंगले से अकबी दीवार नजर नहीं आ सकती। सोनिया ने एतराज किया, इस पर गौर करना पड़ेगा। मैंने कहा, या तो मुझे इत्तफाकन देखा गया है या फिर उनके आदमी इस तरफ वाले किसी बंगले में भी मौजूद होंगे। ये बात अकल में नहीं आती। आखिर कोई इतनी जहमत क्यों करेगा? और फिर दूर से देखकर किसी का नाम किस तरह मालूम किया जा सकता है? 3 दलीलें ऐसी हैं जो उनके कहीं बहुत करीब कयाम की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 1, वो गाड़ी पर फरार नहीं हुए। नंबर 2, उन्हें ये मालूम था कि ये बंगला खाली है। और नंबर 3 ये कि वो तुम्हारे नाम से वाकिफ हैं। यहाँ तुमने एक गलती कर दी। सोनिया ने कहा, इस इलाके में कोई शख्स भी मुझसे वाकिफ नहीं है। ये महज तुम्हारा ख्याल है। जराइम पेशा लोग जब मंसूबाबंदी करते हैं तो इस पर अमल करने के लिए बहुत सी गैर मुतल्लका मालूमात भी हासिल कर लेते हैं। तो तुम्हारे तज्जिये के मुताबिक वो लोग सामने वाली लाइन के किसी बंगले में मुकीम हैं। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बल्कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो बिल्कुल सामने वाले बंगले में ही हैं। किसी और बंगले से शायद इस बंगले का मरकजी दरवाजा दिखाई नहीं देता। मैं इस वक्त यकीन से कुछ नहीं कह सकता। दिन की रोशनी में तो तुम हतमी तौर पर इस बंगले की निशानदही कर दोगे। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, इम्कान तो यही है। इसके अलावा मैं उन्हें उनकी कमीन गाह से निकालने के लिए और तरीके भी इख्तियार करूंगा। तुम चाहो तो खामोशी से यहाँ से निकल सकते हो। धोखा देकर निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? ये कतई इत्तेफाक है कि वो मेरी नजरों में आ गए। अगर वो बचकर निकल गए तो फिर मेरे लिए वाकई अंधेरे का तीर हो जाएंगे जिसका रुख मोड़ना किसी के बस में नहीं होता। क्या तुम्हें ये बात मुज़ैका ख़ैज़ नहीं मालूम होती? सोनिया बोली, उन्हें पहले से मालूम हो गया कि तुम किस बंगले में घुसोगे, लिहाजा उसके सामने वाले बंगले पर उन्होंने पहले से ही कब्जा कर लिया। ये एक इत्तफाक भी हो सकता है और मुझे यकीन है कि ये महज इत्तफाक ही है कि मैं उनकी कमीन गाह के मुकाबिल वाले बंगले में घुसा और उन्हें फायदा उठाने का मौका मिल गया। मैं तुम्हें मुसीबत से निकालना चाहती हूँ मगर तुम हो कि इसमें दनस्ते ही चले जा रहे हो। सोनिया ने मायूसाना लहजे में कहा, फिर अचानक बोली, तुम्हारा जरिया माश क्या है? मेरी हरकतों से तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं होता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हरकतों से तुम जराइम पेशा मालूम होते हो और वो भी आला दर्जे के, मगर तुम्हारी आदातो अतवार और लबो लहजा इस हकीकत की नफी करता मालूम होता है। इत्तफाक से तुम्हारी दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। जराइम पेशा लोगों के दरमियान रहना मेरी मजबूरी है, मगर मैं तालीम याफ्ता आदमी हूँ। इस लाइन में इत्तफाकन ही आ गया। मेरा भी एक छोटा सा मसला है। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई माकूल मशवरा दे सकोगे। तुम्हारे हर मसले को हल करना मेरा इखलाकी फर्ज है। मैंने कहा, नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। सोनिया ने सर को मनफी जुम्बश देते हुए कहा, तुम भी सोचोगे कि मैंने तुम्हें अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल किया।
मुझे हंसी आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है सोनिया, आदमी आदमी के काम आता है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, सोनिया बुराई हुई आवाज में बोली। जानते हो मैंने क्या सोचकर तुम्हें पनाह दी थी? जब तक तुम नहीं बताओगी मुझे कैसे मालूम हो सकता है? मैंने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा। मैंने सोचा था तुम कोई जराइम पेशा शख्स हो, तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। अगर मैंने तुम्हें पनाह दे दी तो तुम मेरे ममनूने एहसान हो जाओगे और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे। हम जैसी औरतों को एक मुहाफिज की जरूरत भी पड़ती है, तुम तो वाकिफ ही होगे, मुझे मालूम है। मैंने कहा, लेकिन इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मेरी सोच खुद गर्जी पर मबनी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। अगर मैंने तुम्हें पनाह न दी तो तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। हर शख्स को अपने मफाद की फिक्र होती है सोनिया। अगर तुमने ऐसा सोचा था तो कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम सब इसी अंदाज में सोचते हैं। ये तुम्हारी बड़ाई है कि तुमने इस बात का एतराफ कर लिया। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो अली। आदमी अगर कोई नेकी करे तो खुलूसे नीयत से करे। ऐसे नेक काम से क्या फायदा जिसमें अपनी गर्ज भी शामिल हो जाए? कमाल है, तुम एक जराइम पेशा शख्स को पनाह देने को नेकी का काम कह रही हो। मैंने मुतखय्यराना अंदाज में कहा। उस वक्त तुम एक मुसीबत ज़दा शख्स थे। मेरे पास तुम्हारी अच्छाई या बुराई नापने का कोई पैमाना नहीं था। सिर्फ इस एक बात से तो किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। ठीक है, मगर अब तो तुम्हें मालूम हो चुका कि मैं एक जराइम पेशा शख्स हूँ। अब तो अपनी राय पर नजरसानी कर लो। अगर जराइम पेशा ऐसे ही होते हैं जैसे तुम हो तो मैं भी जराइम की राह इख्तियार करने को तैयार हूँ। किसी के जराइम पेशा होने के लिए महज उसका जुबान से एतराफ कर लेना काफी नहीं होता। इसके लिए और कौन सी शराइत पूरी करनी पड़ती हैं? मैंने बड़ी सादगी से पूछा, मगर सोनिया बुरा मान गई। मेरा वास्ता शुरफा से रहता है अली। जराइम पेशा लोगों के बारे में मैंने सिर्फ दूसरों से सुना है, और जितना कुछ भी सुना है तुम्हें उसके बिल्कुल बरक्स पाया है। किसी लड़की के साथ तन्हाई पाकर तो बड़े बड़े शरीफ आदमी बहक जाते हैं। तुम तो मेरे पेशे से वाकिफ होने के बावजूद भी नहीं बहके। बहकना तो दूर की बात है, तुमने इशारतन भी कोई नाजेबा बात नहीं कही। हालांकि तुम्हारे लिए तो मैं मुफ्त का माल थी। इतनी देर में तुम्हारे बारे में मैंने जो अंदाजा लगाया है वो ये है कि तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर कोई बुरे आदमी नहीं हो सकते। अगर तुम बुरे आदमी साबित होते तो मुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। तुम्हारा अंदाज़े फिक्र जज्बाती है सोनिया, और जज्बात हकायक से दूर ले जाते हैं। मैं तुम पर अपनी असलियत तो जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारा अंदाजा हैरत अंगेज हद तक दुरुस्त है। जहाँ तक तुम्हारे तर्ज फिक्र का ताल्लुक है तो मैं उसकी तायद नहीं कर सकता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं तुमने क्या सोचकर मुझे पनाह दी थी, और न ही नताज पर इससे कोई फर्क पड़ सकता है। तुम्हें तो अपनी इस सोच का ममनून होना चाहिए। अगर तुमने ये बात ना सोची होती तो मुझे पनाह न देती और मैं नाहक मारा जाता। हाँ, दिल बहलाने के लिए अब इस अंदाज में सोचना पड़ेगा, सोनिया ने बुराई हुई आवाज में कहा। मैं पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो काबिल मुजम्मत नहीं है। अब जल्दी से बता दो कि तुम्हारा मसला क्या है। सोनिया ने एक तवील सांस ली। मुझे अपनी एक हम पेशा की तरफ से खतरा है, सोनिया ने कहा। उसका नाम सलोमी है और मेरी वजह से उसकी साख मुतासिर हुई है। धंधे पर भी असर पड़ा है। हालांकि इसमें मेरा कसूर नहीं है, गलती उसकी अपनी है। उसने खुद को मेंटेन नहीं रखा। काफी अरसे तक वो मुझ पर होटिंग करती रही, मगर मैंने नोटिस नहीं लिया। परसों उससे एक हल्की सी झड़प हो गई और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे उठवा देगी। उस वक्त से अब तक मैं बाहर नहीं निकली हूँ। बाहर क्यों नहीं निकली? मैंने कहा। उसकी धमकी से इस कदर खौफजदा होने की क्या जरूरत है? मुझसे पहले भी वो 2 लड़कियों का सफाया करा चुकी है। उन दोनों ने भी उससे उलझने की गलती की थी। ओहो, मैंने हैरान होकर कहा। उसके जराए क्या हैं? वो वाहिद कॉल गर्ल है जिसके मरासम हर किस्म के हलकों में हैं। बड़े बड़े जराइम पेशा लोग उसके मुस्तकिल गाहक हैं। मालूम नहीं उसमें क्या खसूसियत है। खुसूसन जराइम पेशा लोग तो उसके दीवाने हैं, इसलिए सब उससे खौफजदा रहते हैं। मालूम नहीं कब किसका सफाया करा दे। अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम यहाँ भी महफूज नहीं थी। ऐसे लोग तो घरों के अंदर से भी लोगों को अगवा कर लेते हैं। मेरे इस ठिकाने के बारे में किसी को भी इल्म नहीं है। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? क्या बसरा छोड़कर किसी और शहर का रुख करूं? ये तो मसले का हल नहीं है। दूसरे शहर में तुम्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर इस बात की क्या जमानत है कि वहाँ तुम्हारा तसादुम किसी दूसरी सलोमी से नहीं होगा? यही बातें मैं भी सोचती हूँ, लेकिन बसरे में रहना तो अब नामुमकिन ही हो गया है। अगर मैं कोई जराइम पेशा शख्स होता तो कितना अच्छा होता। मैंने शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा।
तुम्हारा मसला चुटकी बजाते हल हो जाता। मुझ पर तंज मत करो, वो बिगड़ गई। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बचकाना अंदाज में सोच रही थी, क्या जरूरी है कि दूसरे का मुकाबला करने के लिए आदमी अपनी सतह से गिर जाए। मैंने तंज नहीं किया था, मैंने गड़बड़ा कर कहा, जरूरी नहीं है कि दूसरे से मुकाबला करने के लिए इस सतह तक गिरा जाए, अपनी सतह पर रहकर भी मुकाबला किया जा सकता है। मैं अगर तुम्हारी तरह मजबूत आसाब की मालिक होती तो मैं भी यही कहती, मगर मुझे सहारे की जरूरत पड़ गई। मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा दे सकता हूँ जिस पर अमल करके तुम ज्यादा से ज्यादा 1 माह में अपने वालिदैन को कर्जे से निजात दिला सकती हो। उसके बाद जो भी आमदनी हो वो तुम्हारी बचत होगी। ये सवाल तुम सीधी तरह नहीं कर सकते थे। सोनिया ने मुझे घूरा। बहरहाल मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। अपना टारगेट पूरा होने के बाद मैं एक दिन भी ये काम जारी रखना तो कुजा शहर में रहना तक गवारा नहीं करूंगी। मैं शर्मिंदा हूँ सोनिया, वाकई मैं यही बात मालूम करना चाह रहा था। सोनिया हंस पड़ी। वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो फौरन ही अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं। उसने कहा, हाँ तुम मुझे क्या मशवरा दे रहे थे? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। मैंने कहा, अब चलो जाकर सो जाओ, तुम्हारी रात की नींद तो बर्बाद हो गई। मैं तो रातों को जागने की आदी हूँ, नाश्ता करने के बाद ही मुझे नींद आती है। तुम अपनी फिक्र करो, तुम देख रही हो मैं कितने खतरात में गिरा हुआ हूँ। ऐसे में नींद आने का क्या सवाल पैदा होता है? अभी तक बंगले का जायजा लेने की फुर्सत भी नहीं मिली। आओ जरा देखते हैं। हम दोनों ने पूरे बंगले का जायजा लिया। बंगले में कुल 4 ख्वाबगाहें थीं, एक नीचे और 3 ऊपर। घर के मकीन जाते हुए तमाम दरवाजे तो बंद कर गए थे, मगर साथ ही कीबोर्ड पर तमाम चाबियां मौजूद थीं। उन्हीं चाबियों की मदद से मैंने तमाम दरवाजे खोल लिए थे। सोनिया मतवातर बोले जा रही थी और मैं उसकी बातों से आजिज था। आखिर तंग आकर मैंने उसके तबसरों की तरफ से कान बंद कर लिए। मेरा जहन उस पुरस्कार शख्स की तरफ भटक गया था जिससे फोन पर गुफ्तगू होती रही थी। आखिर वो मेरी नॉर्मन शैलोफ वाली हैसियत की तरफ से क्यों मशकूक हुआ था? शायद मैंने कोई जुमला कहा था जिस पर उसे ये शुबा पैदा हुआ था कि मैं नॉर्मन शैलोफ नहीं कोई और हूँ। मैं वो जुमला याद करने की कोशिश करने लगा जो सोनिया की मेहरबानी से मेरे जहन से निकल गया था। जहन पर जरा सा जोर देने से मुझे याद आ गया कि मैंने उन लोगों को रोशनी में लाने से मुताल्लिक कुछ कहा था जिस पर वो मेरी तरफ से मशकूक हुआ था। इसका मतलब वाज़े तौर पर यही था कि नॉर्मन शैलोफ उन लोगों से वाकिफ था। अगर वाकिफ था तो वो शख्स नॉर्मन शैलोफ की आवाज क्यों नहीं पहचानता था? ये क्या इसरार था? मैंने बहुत मगजमारी की मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मामला खासा पेचीदा था और सिर्फ जहनी जिम्नास्टिक के जरिए हल होता नजर नहीं आता था। नॉर्मन शैलोफ और उन लोगों के दरमियान जो भी ताल्लुक था उसका इल्म होने की वाहिद सूरत ये थी कि दोनों पार्टियों में से किसी एक से मुतालिक मालूमात हासिल हो जाती। फिर अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैं सोनिया के साथ बंगले के दरवाजे पर आया और दरवाजा खोल दिया। सूरज निकलने वाला था और बाहर खासी रोशनी फैल चुकी थी। यहाँ खड़ी होकर देखो, मैंने सोनिया से कहा। अगर कोई शख्स इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो उसे सिर्फ सामने वाले बंगले से देखा जा सकता है। हाँ, सोनिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ कोई और बंगला नजर नहीं आता। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी निगरानी उस बंगले से की जा रही है। दुश्मन उस बंगले में छुपा हुआ है। तुम्हारे दुश्मन? सोनिया शोखी से मुस्कुराई। मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अब अंदर आ जाओ। ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कहीं उन्हें शुबा न हो जाए कि उनकी कमीनगाह हमारे इल्म में आ गई है। मैंने न सिर्फ सामने वाले बंगले के गेट पर नस्ब नेम प्लेट पढ़ ली थी बल्कि बंगले का नंबर भी जहन नशीन कर लिया था। मैं ड्राइंग रूम में आया और टेलीफोन डायरेक्टरी उठा ली। डायरेक्टरी में सामने वाले बंगले का फोन नंबर मौजूद था। नंबर जहन नशीन करने के बाद मैंने डायरेक्टरी बंद की और फोन नंबर मिलाने लगा। सोनिया पूछ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मैंने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया था। दूसरी तरफ से 5वीं घंटी पर रिसीवर उठाया गया। जिस शख्स ने रिसीवर उठाया वो गालबन सोते से उठा था और उसकी आवाज भराई हुई थी, मगर इसके बावजूद उसके हेलो कहते ही मैंने उसकी आवाज पहचान ली। इस आवाज को सुने कई साल हो गए थे, मगर उसे पहचानने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग बग से उड़ गया हो। रिसीवर पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई।